गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें मैंने आपको 4 केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ेंगे 5th केमिकल प्रॉपर्टी, जिसका नाम है हैलोजिनेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हैलोजन का जुड़ना, उसी को बोलते हैं हैलोजिनेशन। तो इसके पहले वाले मतलब 4th वाले कैटेगरी में मैंने आपको पढ़ाया था हैलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा है, आप उस वीडियो को नहीं देखा है, तो मैं आई बटन में लिंक को डाल दूंगी, आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या है? हैलोफॉर्म रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ हैलोजिनेशन रिएक्शन। उसमें भी हैलोजन ही जुड़ता है, हैलोफॉर्म रिएक्शन में भी हैलोजन ही जुड़ता है। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या है? इज अ टाइप ऑफ हैलोजिनेशन रिएक्शन। उसमें होता क्या है? तो एल्डिहाइड और कीटोन को हम लेते हैं हैलोजन्स के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो आपका हैलोफॉर्म बनता है। इसी को बोलते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म का मतलब जैसे क्लोरोफॉर्म बन गया, आइडोफॉर्म बन गया, ब्रोमोफॉर्म बन गया, तो ये सब क्या है? हैलोफॉर्म है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कि क्लोरोफॉर्म है CHCl3, जैसे आपका CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, ठीक है। आपका आइडोफॉर्म CHI3 आइडोफॉर्म। तो ये इस तरह के केमिकल कंपाउंड्स अगर बनते हैं तो उसको हम हैलोफॉर्म बोलते हैं, और इस तरह के रिएक्शन को हैलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है? एल्डिहाइड कीटोन को हैलोजन के साथ लिया आपने, बेस के प्रेजेंट में NaOH, और आपका हैलोफॉर्म बन गया। इस रिएक्शन को हैलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ हैलोजिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है? क्लोरीन जुड़ रहा है। समझ में आ रहा है बात आपको? ठीक है। अब इसको हम पॉलीहैलोजिनेशन भी कर सकते हैं। हैलोफॉर्म रिएक्शन को पॉलीहैलोजिनेशन रिएक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल पहले स्टेप में, फिर दूसरे क्लोरीन का मॉलिक्यूल दूसरे स्टेप में, फिर तीसरे क्लोरीन का मॉलिक्यूल तीसरे स्टेप में आता है। इस तरह से मैकेनिज्म मैंने आपको पिछले क्लास में सब बता दिया है कि कितने मॉलिक्यूल हैलोफॉर्म रिएक्शन में हैलोजन्स के यूज होते हैं। तो 3 मॉलिक्यूल्स हैलोफॉर्म रिएक्शन में हैलोजन्स के यूज होते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये पॉलीहैलोजिनेशन रिएक्शन है। इज दैट क्लियर? अब हम पढ़ेंगे आज क्लास में हैलोजिनेशन रिएक्शन, नॉट हैलोफॉर्म। हैलोजिनेशन रिएक्शन हम आज पढ़ेंगे। तो हैलोजिनेशन में क्या होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन आप लेते हो, एल्डिहाइड लो या कीटोन लो, हैलोजन्स के साथ लो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब यहाँ पर आप ले सकते हो CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड। अब क्या होगा कि एसिड के साथ, एसिड के प्रेजेंस में आपने ले लिया, तो यहाँ पर आपका हैलोजिनेटेड कंपाउंड बनेगा। जैसे कि आपका बन गया Cl CH2 CHO। अगर आपने एसिटाल्डिहाइड लिया है तो एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CHO। तो वहां से एक हाइड्रोजन हट गया, अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा और एक क्लोरीन जुड़ गया, तो ये हो गया आपका अल्फा क्लोरो एसिटाल्डिहाइड, या आपका बोल सकते हो 2 क्लोरो एसिटाल्डिहाइड। तो यहाँ पर अल्फा पोजीशन, अल्फा कार्बन पर क्लोरीन है, तो अल्फा क्लोरो एसिटाल्डिहाइड बन रहा है। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है? इस वाले कंपाउंड में और इस वाले कंपाउंड में अंतर क्या है? ये है हैलोफॉर्म रिएक्शन का प्रोडक्ट, और ये है हैलोजिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट। इसमें आप जरा ध्यान से देखिए, इसमें CHO वगैरह कहीं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें CHO नजर आ रहा है। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन में क्या है कि सब कुछ हट जाता है उस कार्बन से, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन भी 2 हट जाते हैं, और वहां पर 3 क्लोरीन आके जुड़ जाते हैं। लेकिन आपका एसिटाल्डिहाइड लेते हैं हैलोजिनेशन के केस में, तो वहां पर आपका CHO ग्रुप रहेगा, बस अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा और एक क्लोरीन आके जुड़ गया, तो इसको बोलेंगे हैलोजिनेशन रिएक्शन। दोनों रिएक्शन में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना क्या बोल रही हूँ? ठीक है, फिर से समझिए। आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन में सब कुछ फंक्शनल ग्रुप वगैरह सब हट गया है, बस एक कार्बन है, एक कार्बन अल्फा कार्बन, मान लीजिए अल्फा कार्बन है, उससे 2 हाइड्रोजन भी हट गया, जैसे ये अल्फा कार्बन था, उससे 2 हाइड्रोजन भी हट गया और एक हाइड्रोजन बच गया और 3 क्लोरीन जुड़ गया, तो क्लोरोफॉर्म बन गया, मतलब हैलोफॉर्म बन गया। लेकिन अगर एसिटाल्डिहाइड लेते हैं तो इसमें फंक्शनल ग्रुप भी है, अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन भी और एक हाइड्रोजन हटा और एक क्लोरीन जुड़ गया, तो ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट बिल्कुल अलग है। ये अलग प्रोडक्ट है और ये बिल्कुल अलग प्रोडक्ट है। अगर आप और भी क्लोरीन ले लो, जैसे यहाँ पे 3 क्लोरीन लिया है तो CHCl3 हो गया, अब यहाँ पे 2 और क्लोरीन ले लोगे तो ये दोनों हाइड्रोजन हट जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर आपके 3 क्लोरीन जुड़ जाएगा और फिर यहाँ पर C हो जाएगा, लेकिन CHO रहेगा। यहाँ पर CHO नहीं है, लेकिन यहाँ पे CHO रहेगा। इसको बोलेंगे अल्फा 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 ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आप दोनों प्रोडक्ट में जमीन आसमान का अंतर है। ये है हैलोफॉर्म प्रोडक्ट, ये है हैलोजिनेशन प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? तो आपका एल्डिहाइड और कीटोन को हैलोजन के साथ लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये आपका हैलोजिनेशन रिएक्शन कहलाता है। तो आप इसमें एक क्लोरीन लेंगे तो बोलेंगे मोनोहैलोजिनेशन रिएक्शन, 2 क्लोरीन लेंगे तो डाई
फ्लोरो हेलोजिनेशन रिएक्शन, 3 क्लोरीन लेंगे तो ट्राई फ्लोरो हेलोजिनेशन रिएक्शन। इसमें भी आपने 3 क्लोरीन लिया है, इसमें भी 3 क्लोरीन लिया है, देखिए डिफरेंस बहुत ज्यादा है दोनों में, ठीक है। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है, ये हेलोजिनेशन रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल है, ठीक है। आप देख सकते हो एसिटाल्डिहाइड यहाँ पे लिखा हुआ है CH3CHO। इसका रिएक्शन जब Cl2 और NOH से कराते हैं तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर Cl2 के साथ बेस है, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म मतलब हेलोफॉर्म, साथ में आपका बनेगा एसिड का साल्ट मतलब सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। ये बन जाएगा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ये हो गया हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन में Cl2 के साथ आपने एसिड लिया है CH3COOH, तो एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, अब यहाँ पर आपका ये जो अल्फा कार्बन है इसका एक अल्फा हाइड्रोजन हटा और वहां पर क्लोरीन भाई साहब आके जुड़ गए, तो ये हो गया CH2 और बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा, CHO यहाँ पर वैसे ही वैसे रहेगा, ठीक है। और क्लोरीन लेंगे तो एक और हाइड्रोजन हटेगा, और क्लोरीन लेंगे तो एक और हाइड्रोजन हटेगा, और 3 क्लोरीन बनकर Cl3CHO बन जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो, इसको बोलेंगे मोनो हेलोजिनेशन, इसको बोलेंगे पॉली हेलोजिनेशन, क्योंकि इसमें 3 क्लोरीन है, इसमें 1 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये है आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये है हेलोजिनेशन रिएक्शन। दोनों को मैंने इस तरह से बनाया है ताकि डिफरेंस आपको दोनों रिएक्शन में समझ में अच्छे से आए। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे कुछ बातें याद रखनी है। चलिए देख लेते हैं कि आपको कौन सी बात याद रखनी है। ओके, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ऐसे एल्डिहाइड्स और ऐसे कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा वही आपका हेलोजिनेशन रिएक्शन को शो करेगा। ऐसे एल्डिहाइड और ऐसे कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी वो हेलोजन रिएक्शन को शो करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख सारा बताऊंगी आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO, तो ये आपका हेलोजिनेशन रिएक्शन को शो नहीं करता है क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है, मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं कि फॉर्मेल्डिहाइड क्यों नहीं शो करता है। चलो एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। वैसे भी फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन भी शो नहीं करता है और हेलोजिनेशन रिएक्शन भी शो नहीं करता है क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होते ही नहीं है। चलो आगे देखते हैं। एसीटोन, ये है CH3 डबल बॉन्ड OCH3, इस कार्बन से एडजेसेंट कार्बन, ये जो CO कार्बन है, CO जो ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप, इससे अगल बगल के जो कार्बन होते हैं उनको हम एडजेसेंट कार्बन कहते हैं। तो ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया अल्फा कार्बन, इस एडजेसेंट कार्बन को ही हम क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। इससे अटैच हाइड्रोजन, इस कार्बन से, इस अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन का क्या नाम हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। दिस इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो ओवरऑल 6 अल्फा हाइड्रोजन है इस एसीटोन के पास। इज दैट क्लियर? तो जब ये एसीटोन किसी ब्रोमीन से रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये हेलोजिनेशन रिएक्शन को शो करेगा। यहाँ पर, यहाँ से हटाओ चाहे यहाँ से हटाओ, यहाँ पूरा का पूरा हाइड्रोजन ही हटा दो, वो आपके ऊपर है। एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्रोमीन लेंगे तो यहाँ से भी सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे, यहाँ से भी सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे और ब्रोमीन आके जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा CBr3CO CBr3। आई बात समझ में? लेकिन मैं आपको केवल मोनो हेलोजिनेशन बता रही हूँ, मतलब एक ही ब्रोमीन को मैं ऐड करूंगी, चाहे तो इससे हटाओ चाहे इससे हटाओ। तो मैं यहाँ से हटा देती हूँ, तो यहाँ पर एक ब्रोमीन आके जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, वो एक हाइड्रोजन हटा। अब यहाँ पे मैं खोल के अगर आपको बना दूं समझाने के लिए आपको इस तरह से, आई बात समझ में? तो ये जो ब्रोमीन है ये भी मैं खोल के बना देती हूँ ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से ये ब्रेक करेगा तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। अब यहाँ से क्या होगा, चूंकि ये जो H प्लस है ये H प्लस की फॉर्म में बाहर निकलेगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, तो ये आपका H प्लस Br माइनस के साथ मिलकर HBr बना लेगा, ठीक है। ये H प्लस इस Br माइनस के साथ मिलकर HBr, बचा क्या, Br प्लस, और यहाँ पर C पर नेगेटिव, तो ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, इस कार्बन पे आके जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, सही तो बनाया था मैंने, Br CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको क्या नाम हो जाएगा, अल्फा ब्रोमो एसीटोन, ठीक है। और साथ में क्या बन गया, HBr। अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा एक, क्योंकि एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल लिया है तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और एक Br के साथ मिलकर HBr बना लेगा। अब इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगी तो Br प्लस आके जुड़ जाएगा तो अल्फा ब्रोमो एसीटोन बन जाएगा। तो ये हो गया मोनो हेलोजिनेशन रिएक्शन, एक ब्रोमीन अटैच हो रहा है तो मोनो हेलोजिनेशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर?
अब यहाँ पर आप ये पूछ सकते हैं मुझसे कि मैम यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा ही क्यों? क्यों निकलेगा, कि क्या जरूरत है उसको निकलने का, आप ये पूछ सकते हो मुझसे। तो इसका रीजन मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी, क्योंकि अभी सारे रिएक्शंस बता रही हूँ ना। इसके बाद अल्फा हाइड्रोजन की कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बताऊंगी कि अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, क्यों एसिडिक नेचर के होते हैं, वो सब डिटेल से मैं आपको आगे इसके बाद बताने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है, वीडियो अच्छी लगती है, मेरी पढ़ाई आपको अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा पहुंचे। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कुछ लोग होते हैं ना अपने दोस्तों को नहीं बताते हैं और खुद चुपके चुपके पढ़ाई करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। ओके, और वीडियो को लास्ट तक देखना, आधा अधूरा देखे जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, इस टॉपिक के बाद, इस रिएक्शन के बाद ही मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, चलो ये तो हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका, ये है एसेटल्डिहाइड। एसेटल्डिहाइड, इसके साथ हमने लिया है Cl2 और साथ में लिया है CH3COOH। अब यहां से क्या होगा, ये एल्डिहाइड है ना, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, दो तरह के हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन इस CO ग्रुप से डायरेक्ट अटैच है और ये हाइड्रोजन इस अल्फा कार्बन से डायरेक्ट अटैच है। अब बताओ कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। पहले ही मैंने आपको बताया कि अल्फा हाइड्रोजन के बारे में बात हो रही है। अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, क्योंकि ये CO ग्रुप से अटैच है। ये जो हाइड्रोजन है ये इस CO कार्बोनिल ग्रुप से अटैच है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ेंगे उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो इस CO ग्रुप से डायरेक्ट अटैच कार्बन को देखो, यहाँ पे कार्बन है नहीं है, तो यहीं पे ना कार्बन है, तो इसी को ना देखोगे, तो ये हो जाएगा अल्फा कार्बन। अब इससे अटैच हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। मतलब इस कंपाउंड, इस एसेटल्डिहाइड के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहेंगे क्योंकि ये CO ग्रुप से डायरेक्ट अटैच है, अल्फा कार्बन से अटैच नहीं है। अल्फा कार्बन मतलब CO ग्रुप से डायरेक्ट अटैच कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे। आई बस में, तो ये नहीं निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और CH2 और यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा। ठीक है, और एक Cl जो है वो HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। आ रहा है बात समझ में कि नहीं? चलिए फिर से मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, शायद कुछ बच्चों को समझ में ना आया हो। इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा क्लोरो एसेटल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड। ओके, फिर से देखिए, एसेटल्डिहाइड में ये भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो हम किस हाइड्रोजन को निकालेंगे उसके लिए आपको याद रखना है कि हैलोजिनेशन रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन एटम्स ही बाहर निकलते हैं और क्लोरीन उसकी जगह पर आकर जुड़ जाता है। तो अल्फा हाइड्रोजन तो ये है नहीं, क्योंकि ये अल्फा कार्बन से अटैच नहीं है, ये कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से अटैच है। कार्बोनिल ग्रुप जो है C डबल बॉन्ड O, इससे ये हाइड्रोजन अटैच है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। अल्फा हाइड्रोजन होने के लिए क्राइटेरिया ये है कि अल्फा कार्बन से वो अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए। तो इस CO के एडजेसेंट वाले कार्बन को देखो, यहाँ पे तो कार्बन है ही नहीं, तो वहां देखेंगे ही नहीं, यहाँ देखेंगे क्योंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन है। इस CO ग्रुप से डायरेक्ट अटैच कार्बन को ही हम अल्फा कार्बन कहते हैं। इससे अटैच हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो इसी हाइड्रोजन को हम निकालेंगे और वहां पर क्लोरीन को जोड़ेंगे। ठीक है, तो एक क्लोरीन, दो क्लोरीन यहाँ पे है, तो एक क्लोरीन यहाँ जुड़ गया और एक क्लोरीन जो हाइड्रोजन निकला उसके साथ मिलकर HCl बना लिया। ठीक है, तो ये हो गया मोनो हेलोजिनेशन रिएक्शन। आगे है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH और Cl2। अब यहाँ पर आपका अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसे हम अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहेंगे क्योंकि ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच है, इस बीटा कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है। हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन एटम्स निकलेंगे और वहां पे हेलोजन जुड़ेगा। तो इसके बारे में, इस कार्बन के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम इस कार्बन के बारे में बात करेंगे कि यही है आपका अल्फा कार्बन। तो इस अल्फा कार्बन के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो उसमें से हम मोनो हेलोजिनेशन करा रहे हैं, एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल लिए हैं, तो एक हाइड्रोजन इसमें से हटाएंगे और एक Cl के साथ मिलकर वो HCl बना लेगा, और एक Cl जो है वो इस हाइड्रोजन जहां से हटा है वहां पे आके वो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये CH3 जस का तस रहेगा और यहां से क्लोरीन जुड़ जाएगा और C डबल बॉन्ड OH प्लस HCl बन जाएगा। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन को हम रिमूव करेंगे, बीटा हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ही निकलेगा तब हेलोजिनेशन रिएक्शन होगा।
तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो मोनो हैलोजिनेशन करा रहे हैं, एक मॉलिक्यूल लिए हैं तो एक ही हाइड्रोजन को यहाँ पे निकालेंगे एसिडिक हाइड्रोजन को, और वो हाइड्रोजन जो निकला वो Cl के साथ मिलकर HCl बना लिया, और एक जो Cl बचा हुआ है वो इस कार्बन से जुड़कर ये प्रोडक्ट आपका बना लिया। ठीक है, ये भी आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे केवल 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। आगे है ये फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड जो है इसमें जो CO ग्रुप है इससे डायरेक्ट अटैच कार्बन कितने हैं? 0, एक भी कार्बन नहीं है। इससे डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर भी डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच है। तो जब इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा? तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन क्या है? 0 है ही नहीं। तो इसका मतलब ये आपका रिएक्शन ही नहीं देगा, नो रिएक्शन। ठीक है, ये H और ये H एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, वही निकलते हैं और Cl वहां पे आके जुड़ता है। तो ये आपके जो H है वो डायरेक्ट CO ग्रुप से अटैच है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, इसलिए ये हैलोजिनेशन रिएक्शन को शो नहीं करेंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा कि फॉर्मेल्डिहाइड डज नॉट अंडरगो दिस रिएक्शन, इसको नोट करिए। सो स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में हमारा जो 6th कैटेगरी है वो है रिएक्शन विद एल्कलीज। इसमें आपको 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला है एल्डोल कंडेंसेशन, जिसका मतलब ये हुआ कि जो एल्डिहाइड और कीटोन आप ले रहे हो उसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है उनकी एसिडिटी क्या है, उसकी वजह से कौन कौन से रिएक्शन को वो शो करेगा, वो चीज आप इसमें पढ़ेंगे। और एल्डोल कंडेंसेशन में आपको 3 तरह के रिएक्शन देखने को मिलेंगे, एक होगा सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, एक होगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और एक होगा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये जो है टॉपिक काफी बड़ा है और आज ही हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैनिजारो रिएक्शन, रिएक्शन विद कंसंट्रेट एल्कली सॉल्यूशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर आप 12th में हो या BSc कर रहे हो या MSc कर रहे हो, हर क्लास में आपको ये नेम रिएक्शन देखने को मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे है टिस-चेनको रिएक्शन, रिएक्शन विद एल्युमिनियम इथॉक्साइड। तो ये आपके 3 इसमें आएंगे रिएक्शन विद एल्कलीज में। तो आज हम पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। सो स्टूडेंट्स, एल्डोल कंडेंसेशन को पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन आप लेते हो, ठीक है, उसमें जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है उससे डायरेक्ट अटैच कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं और उससे डायरेक्ट अटैच हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं एसिडिक नेचर के? क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच है, तो ये जो पूरा ग्रुप है ये -I इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक जनरल फॉर्मूला लिखा है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लेंगे तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा, यहाँ पर CH3 लेंगे या कार्बन लेंगे तो वो कीटोन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बॉन्ड को फ्री रखा है कि आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, चाहे एल्डिहाइड लो चाहे कीटोन लो, दोनों में ही आपके एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पर जो कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं डबल बॉन्ड से, तो ये जो पूरा ग्रुप है ये -I इफेक्ट को शो करता है। कैसे? ये ऑक्सीजन क्या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव और इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। मतलब इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बढ़ जाएगी, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो ये बगल के इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करेगा, जैसे यहाँ से खींचेगा, फिर यहाँ से जब खींचेगा तो इस कार्बन के चारों तरफ की, जैसे यहाँ पे मैंने उल्टा बना दिया, यहाँ पर आपको इस तरह से खींचेगा। ठीक है, अपने तरफ खींचेगा ना, मैंने उल्टा डायरेक्शन बता दिया था। तो यहाँ पर चूंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स को ये ऑक्सीजन ने ले लिया, तो इस कार्बन की चारों तरफ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, तो ये बगल के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचने लगेगा। कहां से? इस कार्बन से। तो इस कार्बन के चारों तरफ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। जब इस कार्बन की चारों तरफ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने लगेगी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने लगेगी, तो ये बगल के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने लगेगा। ठीक है, अपने तरफ ये खींचने लगेगा। तब यहाँ पर जो हाइड्रोजन की चारों तरफ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ये H+ के फॉर्म में ये इजिली बाहर निकल जाएगा। आई बात समझ में? फिर से समझिए, ये C डबल बॉन्ड O क्या है? -I इफेक्ट को शो करता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन ले लेगा तो पार्शियल माइनस चार्ज इसमें आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे इस कार्बोनिल कार्बन के जो कार्बोनिल ग्रुप है, इसका जो कार्बोनिल कार्बन है, इसके पास इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। ठीक है, तो इसकी वजह से ये क्या करेगा कि बगल के बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगेगा, उसी को तो बोलते हैं -I इफेक्ट।
यहाँ पर कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा अपने तरफ। तो इस कार्बन के, इस अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन कहलाता है, तो इस अल्फा कार्बन के चारों तरफ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने लगेगी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने लगेगी। तो ये क्या करेगा कि बगल से जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, उसके पास से इलेक्ट्रॉन, उस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है उसके पास से इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा अपने तरफ। मतलब ये जो बॉन्ड्स है ये वीक हो जाएगी, ये जो बॉन्ड्स है ये क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। तो इस वजह से ये जो H है, जो हाइड्रोजन्स है, जो अल्फा हाइड्रोजन्स है, ये H प्लस के रूप में इजिली बाहर निकल जाएगी। ये बॉन्ड जो है पोलराइज हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। बॉन्ड वीक हो जाएगा तो जो हाइड्रोजन्स है, जो अल्फा हाइड्रोजन्स है, वो H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा ब्रेक होने के बाद। आई वो समझ में। तो ये जो हाइड्रोजन्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन्स। एसिडिक हाइड्रोजन्स, ये भी आपका क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन। जो भी आपका अल्फा कार्बन से अटैच है वो सब एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो इस अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच है सब के सब क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे, और वो एसिडिक इन नेचर होंगे, क्योंकि वो जो अल्फा हाइड्रोजन है वो माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप से अटैच है। इस वजह से ये माइनस आई वाला ग्रुप हो गया, इससे अल्फा कार्बन अटैच है, और इस अल्फा कार्बन से ये अल्फा हाइड्रोजन अटैच है। तो ये पूरा माइनस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो क्या होगा कि ये कार्बन, इस अल्फा कार्बन और इस अल्फा हाइड्रोजन, ये जो अल्फा कार्बन है और ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है, जो बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स है, वो कम हो जाएगी ना, क्योंकि ये खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो इन दोनों के बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और H एज ए H प्लस बाहर निकल जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये H प्लस बाहर निकल रहा है, मतलब ये एसिडिक इन नेचर है। ये हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक इन नेचर है। एसिडिक मतलब क्या, H प्लस का बाहर निकलना। तो ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक इन नेचर है, ये H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो OH माइनस है वो क्या करेगा, ये OH माइनस जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन है उस पर अटैक कर सकता है, क्योंकि वो H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं, और ये OH माइनस और ये H प्लस मिलकर H2O फॉर्म कर लेंगे। बाकी बचेगा क्या आपका, मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन निकला, ये तीनों मैं नहीं निकाल रही हूँ, बस एक ही निकाल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक OH माइनस है। तो एक अगर आपका निकल गया तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, और फिर आपका C डबल बॉन्ड OH। सपोज दैट कि यहाँ से मैंने हाइड्रोजन निकाल दिया आपका, तो वो H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल गया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, ठीक है। C अल्फा, ये अल्फा हाइड्रोजन ये इसने खींचा, और इससे अटैच है आपका ये डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से है, यही ना है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को खींचा तो ये H प्लस के रूप में निकल गया, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा, मतलब ये कार्बन आयन का फॉर्म करेगा, एनायन, कार्बन आयन फॉर्म कर रहा है यहाँ पे। अब ये जो C पर नेगेटिव चार्ज आया है ये रिजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये सब क्या होते हैं, कंजुगेशन में होते हैं, सब रिजोनेंस शो करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड C है, फिर C है, तो यहाँ डबल बॉन्ड C है, इस तरह से। तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये क्या है, कंजुगेशन में है। C पर नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये सब क्या है, कंजुगेशन में है। C पर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये सब क्या है, कंजुगेशन में है। बीच में आपका एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, C पर नेगेटिव है, बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O है, मतलब ये कंजुगेशन में है। तो ये रिजोनेंस स्टेबलाइज स्पीसीज बनेगी, ये जो कार्बन आयन बनेगा, ये जो एनायन बनेगा, ये रिजोनेंस स्टेबलाइज होगा। कैसे, ये नेगेटिव यहाँ जाएगा और ये इधर जाएगा, ये ऑक्सीजन पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, तो ये नेगेटिव चार्ज को अपने पास खींच लेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इस तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C, O पर नेगेटिव, और ये हाइड्रोजन। फिर से समझिए, यहाँ पर नेगेटिव कैसे आया, वो तो आपको बात समझ में आ गया ना, बेस आया था तो H प्लस को लेके चला गया, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। तो ये नेगेटिव जो है
और बीच में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचेगा तो इस पर नेगेटिव आएगा। अब इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने की वजह से ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए। तो जब यहाँ शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी हो गई, इसकी भी 4 वैलेंसी हो गई और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ये जो बना इसको बोलेंगे इनोलेट एनायन, इनोलेट एनायन। ठीक है, ये आपका रिजोनेंस स्टेबलाइज होता है, रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इस वजह से ये स्टेबल स्पीसीज होता है। रिजोनेंस स्टेबलाइज होगा मतलब स्टेबल होगा, इस फॉर्म में ज्यादा देर तक एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर इनोलेट एनायन का मतलब क्या हुआ, इनोलेट का मतलब इन मतलब डबल बॉन्ड और OLATE, ओलेट का मतलब एल्कोहलेट, एल्कोहलेट। ठीक है, मतलब ये कि इस स्पीसीज में अगर यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ दे तो OH हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इस स्पीसीज में, इस इनोलेट एनायन में डबल बॉन्ड भी है मतलब इन भी है और OH भी है मतलब अल्कोहल भी है, तो इसको बोलेंगे इनोलेट एनायन। ठीक है, ओलेट का मतलब अल्कोहलेट होता है और इन का मतलब डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ से इन दोनों के नाम से लेकर बना है इनोलेट एनायन, जो एक रिजोनेंस स्टेबलाइज स्पीसीज है, स्टेबल होती है। तो यहाँ तक समझ आ गया कि यहाँ पर कार्बेनायन फॉर्म होगा किसमें, जो आप रिएक्शन पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन उसमें। ठीक है, तो ये जो आपके एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं इनमें जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ये पूरा आपको ऐसा लिखना होगा, इसको समझाना होगा, ये सब बताना होगा। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट कर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने लिखा है यहाँ पर कि ओनली अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक, केवल अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। बीटा हाइड्रोजन, गामा हाइड्रोजन या डेल्टा हाइड्रोजन जो होते हैं वो एसिडिक नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं, इसका रीजन आप बताइए। ठीक है, तो जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक होते हैं, द बीटा गामा डेल्टा जो हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक इन नेचर नहीं होते हैं, बिकॉज द इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज विद डिस्टेंस एंड द कार्बन आयंस आर नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ठीक है, ये चीज क्या लिखा हुआ है इसको मैं बताने जा रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। यहाँ पर आपका क्या है, एल्डिहाइड कीटोन आपने ले लिया। ठीक है, एल्डिहाइड लो चाहे कीटोन लो, ये जो ग्रुप है ये ग्रुप आपका माइनस आई इफेक्ट को शो कर रहा है, इसकी वजह से ही एसिडिक हाइड्रोजन डेवलप हो रहे हैं। तो ये जो है माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जितना बगल में इसके पास के जो हाइड्रोजन होंगे उन पर इस इंडक्टिव इफेक्ट माइनस इफेक्ट ज्यादा लगेगा और जितना डिस्टेंस दूर होते जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट की जो टेंडेंसी है वो घटती जाएगी। तो इस कार्बन पे ये जो अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये गामा कार्बन है और ये डेल्टा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन पर माइनस आई इफेक्ट जो है CO ग्रुप का वो ज्यादा लगेगा, बीटा में उससे कम, गामा में उससे कम और डेल्टा में तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि जो इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं वो डिस्टेंस के साथ वो घटते जाते हैं। ठीक है, उनका जो प्रभाव होता है वो कम होते जाता है। तो अल्फा कार्बन पर माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा लग रहा है और डेल्टा पे सबसे कम लग रहा है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा माइनस आई लगेगा, तो यहाँ के जो हाइड्रोजन है वो इजिली H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, मतलब ये जो हाइड्रोजन होंगे वो एसिडिक हाइड्रोजन कहलाएंगे, क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये एसिडिक कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो बीटा है डिस्टेंस बढ़ गया तो ये एसिडिक नहीं कहलाएंगे। एक तो ये रीजन है कि इंडक्टिव इफेक्ट का डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से उसकी जो पावर है वो कम हो गई, तो बीटा जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक नहीं होंगे। दूसरा रीजन ये है कि ये H+ अगर निकल जाता है यहाँ पर तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, इस कार्बन पर अल्फा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, जो नेगेटिव इस डबल बॉन्ड O के साथ क्या है, कंजुगेशन में है, मतलब रिजोनेंस स्टेबलाइज है। ये कार्बन आयन रिजोनेंस स्टेबलाइज है, मतलब इस फॉर्म में ये ज्यादा देर तक सॉल्यूशन में रहेगा, ये स्टेबल होगा। मतलब जब H+ को निकाल दिया तो ये H+ जो है सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में रहेगा, इसलिए इसको कहते हैं कि ये एसिडिक इन नेचर है। और ये माइनस यहाँ पर तो कभी यहाँ पर माइनस आ जा रहा है, कभी यहाँ पर माइनस आ जा रहा है, तो ये H+ फिर से वापस नहीं जुड़ता है, तो मीडियम में सॉल्यूशन में H+ ज्यादा देर तक रहता है, ज्यादा सॉल्यूशन में रहता है, इसलिए वो एसिडिक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया कि ये जो कार्बन आयन बना वो ज्यादा स्टेबलाइज है क्योंकि वो रिजोनेंस स्टेबलाइज है, तो यहाँ पर H+ सॉल्यूशन में ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा, तो इसका मतलब कि जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिडिक इन नेचर है। लेकिन अगर हम बीटा हाइड्रोजन को निकाल दें, बीटा हाइड्रोजन को निकाल दें और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आए तो ये नेगेटिव इस डबल बॉन्ड O के साथ कंजुगेशन में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन,
तो यहाँ से अगर अब बीटा हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पर कार्बन आयन बना, C पर नेगेटिव आया, तो ये C पर नेगेटिव ये डबल बॉन्ड O के साथ कंजुगेशन में नहीं है, क्योंकि वन सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ कंजुगेशन में नहीं है, मतलब कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। एक तो डिस्टेंस भी बढ़ गया तो एसिडिटी होगी ही नहीं इस हाइड्रोजन की, दूसरा कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बन आयन भी फॉर्म नहीं कर रहा है, तो मतलब बीटा हाइड्रोजन जो होते हैं वो एसिडिक नहीं होते हैं, गामा भी नहीं होगा और डेल्टा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन यही एसिडिक होते हैं, ठीक है। बीटा, गामा, डेल्टा हाइड्रोजन जो होते हैं वो नॉन एसिडिक होते हैं, ठीक है। एक तो इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव पड़ रहा है अल्फा कार्बन पे सबसे ज्यादा, इसलिए वो खींच लेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो H+ रेजिड्यू निकल जाएगा। दूसरा कि H+ निकलने के बाद जो कार्बन आयन बन रहा है वो अल्फा कार्बन और जो कार्बोनिल कार्बन है इसके साथ क्या रेजोनेंस में है, यहाँ पर नेगेटिव होगा, उसी डबल बॉन्ड O के साथ वो कंजुगेशन में है, तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, इसकी वजह से आपका H+ सोल्यूशन में ज्यादा मात्रा में होगा, मतलब कि ये आपका एसिडिक इन नेचर होगा, ठीक है। लेकिन जो बीटा पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो बीटा पर नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड O के साथ कंजुगेशन में नहीं होगा, क्योंकि दो बीच में सिंगल बॉन्ड्स है, कंजुगेशन में होने के लिए एक सिंगल बॉन्ड बीच में होना चाहिए तब जाकर होगा, लेकिन दो है तो कंजुगेशन होगा ही नहीं। कंजुगेशन आपने पढ़ा होगा 11th-12th में, ठीक है। तो यहाँ पर बीटा जो हाइड्रोजन है वो कंजुगेशन में भी नहीं है, डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो वो एसिडिक नहीं होंगे। तो आपके अल्फा हाइड्रोजन केवल एसिडिक होंगे, बीटा, गामा, डेल्टा हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होंगे। जल्दी से इसको नोट करो। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 12th के लिए, बेसिक के लिए या एमएससी के लिए, हर क्लास में एल्डोल कंडेंसेशन आपको और कैनिजारो रिएक्शन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डोल का मतलब क्या होता है, पहले वो मैं आपको बता देती हूँ कि एल्डोल का मतलब होता है ALD मतलब एल्डिहाइड, OL मतलब अल्कोहल। तो ऐसा कंपाउंड इसमें बनेगा, ठीक है, इसमें ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होगा और जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप भी होगा, मतलब CHO भी होगा और OH भी होगा। तो इस तरह का प्रोडक्ट इसमें बनेगा और इसी तरह के प्रोडक्ट को हम बोलेंगे एल्डोल। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप भी हो और CHO भी हो, इस तरह के कंपाउंड को एल्डोल कंपाउंड कहते हैं। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन का मतलब क्या है, कंडेंसेशन का मतलब होता है कि दो तरह के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े और साथ में वाटर को बाहर निकाल दे, तो यहाँ पे कंडेंस हो गए, तो उसको बोलेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन। हो सकता है कि HCl बाहर निकल के दोनों जुड़ रहे हो सकता है कि NH3 बाहर निकल रहा हो या अल्कोहल बाहर निकल रहा हो और वो दोनों आपस में जुड़ गए। सेम भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो वो कंडेंस हो रहे हैं और एक छोटा सा बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जा रहा है, तो इसको बोलेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डिहाइड और कीटोन को आप लेते हो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं और बेस के साथ लेते हैं, तो यहाँ पर एल्डोल नामक कंपाउंड बनता है और वाटर बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये है आपका एल्डोल कंडेंसेशन। अब ये रिएक्शन होता क्यों है, क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ऐसे एल्डिहाइड और ऐसे कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वही एल्डोल कंडेंसेशन को शो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एल्डोल मतलब ALD है एल्डिहाइड, अगर कीटोन होता कीटोल बनते तो यहाँ पे KET कीटोन होता और OL का मतलब अल्कोहल, मतलब यहाँ पर कीटोल का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता KET कीटोन, ठीक है, और OL का मतलब अल्कोहल। तो ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जिसपे अल्कोहलिक ग्रुप भी है और कीटोनिक ग्रुप भी है, C डबल बॉन्ड O भी है, तो उसको बोलेंगे कीटोल। तो वहां पर इसका नाम हो जाएगा कीटोल कंडेंसेशन, ठीक है। लेकिन फेमस कौन सा है, एल्डोल कंडेंसेशन बहुत ही ज्यादा फेमस है कीटोल कंडेंसेशन से, ठीक है। तो कीटोल होता क्या है वो समझ में आ गया आपको। एल्डोल कंडेंसेशन जो होता है वो तीन तरह के रिएक्शन होते हैं, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन में तीन तरह के रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, एक होता है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, एक होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और एक होता है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब होता है कि आपने सेम एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स लिया और उन दोनों को कंडेंस कराया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, तो उसको बोलेंगे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल का मतलब हुआ कि डिफरेंट एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स लिया आपने, ठीक है, एक डिफरेंट है तो एक डिफरेंट है और दोनों को कंडेंस कराया, वाटर बाहर निकला, तो उसको बोलेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा कि एक ही तरह का एल्डिहाइड मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, और उसके अंदर ही इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर उसमें से वाटर बाहर निकला और आपका एल्डोल बन गया, तो इसको बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया, तो हम पहला पढ़ेंगे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। ये क्या होता है, बहुत ही इजी है, बिल्कुल नाम टिपिकल है लेकिन रिएक्शन बहुत ही आसान है। इसमें होता क्या है
कि इसमें दो तरह के एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लेते हैं और दोनों ही सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम। तो 2 सेम मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड लेंगे बेस के साथ, तो क्या बन जाएगा? एल्डोल। एल्डोल का मतलब कि ऐसा कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों हो। तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलेंगे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। अगर आपने यहाँ पे एल्डिहाइड ना लेके कीटोन लिया हो तो दो सेम तरह के कीटोन के मॉलिक्यूल्स लेंगे और बेस के साथ, तो क्या बन जाएगा? कीटोल्स। ठीक है, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें कीटोनिक ग्रुप भी हो और अल्कोहल भी हो तो उसको बोलेंगे कीटोल्स। ठीक है, तो इसको बोलेंगे सेल्फ कीटोल कंडेंसेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये सब इंपॉर्टेंट है, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके रिएक्शन को। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैंने एसिटाल्डिहाइड का, और ये भी एसिटाल्डिहाइड है क्योंकि हम यहाँ पे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन करा रहे हैं। तो सेम तरह के मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पे लेंगे। सेल्फ है तो सेम तरह के मॉलिक्यूल, क्रॉस होगा तो डिफरेंट तरह के एल्डिहाइड, और अगर इंट्रामोलिकुलर होगा तो एक ही के अंदर हम कराएंगे, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं और आपको एसिडिक हाइड्रोजन्स को यहाँ पे निकालना है। साथ में हमने यहाँ पे बेस लिया है डाइल्यूट NaOH। तो होता क्या है, ये आपका डबल बॉन्ड इधर जाएगा, इस पर नेगेटिव, उस पर पॉजिटिव, यहाँ पर ये H+ यहाँ से ब्रेक करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन है तो इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, तो ये हाइड्रोजन इस पे चला जाएगा और ये प्लस चार्ज और ये नेगेटिव आपस में क्या हो जाएंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। मैं आपको एक लाइन में आपको रिएक्शन करके दिखा रही हूँ। मैकेनिज्म बहुत डिफरेंट है, मैकेनिज्म इसका अलग है। मैं मैकेनिज्म अभी नहीं बता रही हूँ, मैं केवल आपको रिएक्शन बता रही हूँ कि इसको कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3COH और इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, और यहाँ पर ये जुड़ जाएगा इस कार्बन से जिसके पास 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी है, C डबल बॉन्ड OH। देखो CH3 C और इस पे OH हो जाएगा और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है और ये कार्बन प्लस है और ये पे नेगेटिव है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो CH2 हो गया, C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बना इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और अल्कोहलिक ग्रुप भी है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? एल्डोल। एल्डोल मतलब एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, एल्डोल। एल्डोल मतलब एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, एल्डोल। इसका क्या नाम हो जाएगा? तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो बीटा पर OH ग्रुप है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 मतलब ब्यूटेनल। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ठीक है, तो यहाँ पर एल्डोल बन गया आपका। ये मैकेनिज्म नहीं बताया मैंने आपको, बताया कि इसको रिएक्शन को करना कैसे है, प्रोडक्ट डायरेक्ट कैसे बनाना है। मैकेनिज्म इसका मैं बताऊंगी आपको थोड़ी देर में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिया है एसीटोन, नाम लिख लीजिएगा, ये है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स आपने लिए हैं। यहाँ पर है एसीटोन, एसीटोन के आपने 2 मॉलिक्यूल लिया है, मतलब सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन या सेल्फ कीटोल कंडेंसेशन आप करा रहे हो। तो एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल्स लिया आपने, एक मॉलिक्यूल पे O पे नेगेटिव जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ से ब्रेक करेगा, H+ नेगेटिव क्यों ब्रेक करेगा सब मैंने बता दिया है कि एसिडिक हाइड्रोजन है। तो एक जो है, एक आपका जो मॉलिक्यूल है कीटोन या एल्डिहाइड का वो कार्बन आयन फॉर्म करेगा और एक जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनाएगा। याद रखिएगा, एक मॉलिक्यूल कार्बन आयन फॉर्म करेगा, एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनाएगा, तब आपस में दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपका CH3 हो जाएगा, C पर OH क्योंकि ये इस पर अटैक करेगा, ये इस पर अटैक करेगा, और यहाँ पे एक आपका CH3 है और यहाँ पर है CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, दोनों का आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? ये कीटोल बना ना, कीटोल बना मतलब OH भी है, कीटोनिक ग्रुप भी है, तो कीटोल बन गया। तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा बीटा। बीटा पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, बीटा हाइड्रोक्सी, और बीटा पे आपका मैथिल ग्रुप है तो बीटा मैथिल, बीटा पर मैथिल ग्रुप भी है, और 1 2 3 4 5 पेंटेनोन, पेंटेनोन। ठीक है, ये नाम हो जाएगा इसका 3 बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मैथिल 1 2 3 4 5 पेंटेनोन। ठीक है, ये क्या बन गया आपका? कीटोन, कीटोल। ठीक है, अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको समझ में आ गया? मैकेनिज्म मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे केवल रिएक्शन बता रही हूँ आपको, रिएक्शन कैसे हो रहा है वो बता रही हूँ। कि एक जो आपका मॉलिक्यूल होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनाएगा और एक मॉलिक्यूल जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, बस आपको जोड़ देना है। ठीक है, आगे देखो, फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है,
ये क्या है, बेंजल्डिहाइड, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन की वैलेंसी पूरी है, हाइड्रोजन है ही नहीं यहाँ पर, तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी इस कार्बन की 1 2 3 4 वैलेंसी, यहाँ पर भी 4 वैलेंसी, तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्या है, बेंजल्डिहाइड, ये क्या है, बेंजोफिनॉल। तो डू नॉट शो दिस रिएक्शन, तो ये जो कंपाउंड्स है आपके एल्डोल कंडेंसेशन या कीटोल कंडेंसेशन रिएक्शन को शो नहीं करते हैं। इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है, जल्दी से इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म और क्रॉस एल्डोल और इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में अपने अगले क्लास में बताऊंगी। वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।